अब रियल एस्टेट में निवेश ना करें का यह मतलब कतई नहीं है कि कोई भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको यह बता रहा है कि वो पैसे कहीं भी इन्वेस्ट ना करो और खर्च कर दो, लुटा दो यहां वहां और हो जाओ खाली हाथ, और फिर कहो कि अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई कीमत से इतना फायदा होता। अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं किया और पैसे खर्च कर दिए तो यह गलती सलाह की है या फिर एक्सपर्ट एडवाइस को हॉलिस्टिक तौर पे ना समझने की। रियल एस्टेट में आम तौर पे इन्वेस्टमेंट की एडवाइस इंडिया में नहीं दी जाती है, तो उसके कारण क्या हैं, या फिर यूं कहूं कि कारण क्या क्या हैं। पहली वजह, रियल एस्टेट का रिटर्न बहुत कम है। अगर क्रिसिल की एक रिपोर्ट को माने तो आम तौर पे इंडिया में रियल एस्टेट का आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पिछले 20 साल में महज 6% सीएजीआर का ही रहा है। अगर इसको थोड़ा हायर एंड पे भी ले लें तो 8-10 साल में प्रॉपर्टी की कीमत डबल होती है, मतलब कि सीएजीआर रिटर्न है कोई 7 से 9%। यह रिटर्न किसी भी दूसरे असेट क्लास से कम है। अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को छोड़ भी दें जहां 12% 14% का रिटर्न है, 18% भी मिल जाते हैं, तो भी सबसे सेफ समझे जाने वाले गोल्ड से भी कम का रिटर्न है ये रियल एस्टेट में। और प्लीज अब कोई ये मत बताना कि फलाने प्रॉपर्टी में 20% सीएजीआर का रिटर्न मिला है। ये कुछ अपवाद होते हैं। वैसे अपवाद हर असेट क्लास में होते हैं। मसलन कि एक शेयर की कीमत 30 रुपए से बढ़कर 2 साल में 1000 रुपए पहुंच गई। क्या यह पूरे मार्केट की रियलिटी है? नहीं, ये सब एक्सेप्शन होते हैं और पीछे मुड़कर देखने में लगता है कि हम चूक गए वहां ना खरीद कर। लेकिन क्या फॉरवर्ड लुकिंग में आप किसी प्रॉपर्टी या शेयर के फेनोमेनल ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अगर हां तो प्लीज बताएं अपने कमेंट में, मैं भी इन्वेस्ट करूंगा आपके साथ। यह फाइनेंशियल एडवाइस आपको जेनरिक मार्केट ट्रेंड की मिलती है, ना कि किसी स्पेसिफिक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की जो कोई भी एडवांस में प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता है। मैं आम तौर पे देखता हूं कि कुछ लोग फाइनेंस की दुनिया में भी ऐसे ही ज्ञान देते हैं कि अगर यह स्टॉक 1990 में 1 लाख का खरीदा होता तो आज 30 करोड़ वैल्यू होती। भाई साहब, आपको पता भी है कि 1990 में 1 लाख की क्या वैल्यू थी और कितने लोगों के पास था 1 लाख रुपए? अगर हो तो भी क्या आप जानते थे कि 35 साल बाद वो स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा? रियल एस्टेट का रिटर्न वैसे ही बहुत कम है, और अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न या सीएजीआर रिटर्न से अलग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से देखें तो आमतौर पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है प्रॉपर्टी में। दूसरी वजह, रियल एस्टेट का रेंटल वैल्यू है कोई 2%। मतलब कि जो घर आप 8% के लोन के रेट पे खरीद रहे हैं और ऊपर से प्रॉपर्टी की कीमत का एडिशनल 25% कॉस्ट अलग से पे कर रहे हैं, जैसे कि कोई 5% जीएसटी, 7% स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और अन्य मूविंग कॉस्ट, तो यहां आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वर्ल्ड में लोएस्ट रेंटल रिटर्न इंडिया में ही है। बोरोइंग कॉस्ट और रेंटल रिटर्न का गैप वर्ल्ड में हाईएस्ट इंडिया में है, कोई 5% के आसपास। दूसरे नंबर पे चाइना है जहां ये 3% के आसपास है। तो रेंटल रिटर्न या कैश फ्लो के लिहाज से भी रियल एस्टेट कोई फायदे का सौदा तो है नहीं। तीसरी वजह, इनलिक्विड असेट है रियल एस्टेट। आप जब चाहें इसे बेचकर अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते। लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन जिस किसी ने भी इमरजेंसी में कभी प्रॉपर्टी बेची है वो जानता है कि रियल एस्टेट कितना प्राइस सेंसिटिव और टाइम सेंसिटिव है, और यही रियल एस्टेट को असेट क्लास में सबसे निचले पायदान पे रखता है। वैसे वजह और भी कई हैं, लेकिन मुख्य तौर पे ये 3 वजह हैं एवरेज इंडियंस के लिए। चलिए आपको ये पूरा गणित समझाता हूं कुछ केस स्टडी से, जिससे कि इसे समझना और भी आसान हो जाएगा कि आखिर प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट क्लास के तौर पे मना करने के पीछे की सच्चाई क्या है। केस स्टडी फर्स्ट, रमेश ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं किया किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह मानकर, लेकिन उसने कहीं और भी इन्वेस्ट नहीं किया। उसने अपनी कमाई से अपनी लाइफ को एंजॉय किया, और अब जबकि पैसे खर्च हो गए और वो देखता है कि प्रॉपर्टी की कीमत इतनी बढ़ रही है, तो वो कोसता है खुद को और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करने की सलाह देने वाले फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को। ये रमेश और उन जैसे लोग ही हैं
जो हर किसी के यूट्यूब चैनल पे जाकर अपनी भड़ास, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं। अब आते हैं केस स्टडी नंबर 2 पे। सुरेश ने किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की नहीं सुनी और करियर में ठीक तरह से सेटल हुए बिना ही घर खरीद लिया लोन लेकर। जब वो अपने आसपास लोगों से सुनता था कि प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी बढ़ गई, तो उसे लगता था कि वो खुद ही बहुत बड़ा फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जो उसने सही इन्वेस्ट किया। मार्केट के सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट उसे बेवकूफ दिखते थे। इससे पहले कि घर में एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई और सुरेश को यह एहसास हुआ कि उसका फाइनेंशियल ज्ञान कितना अधूरा था, कितना फ्लॉड था। जिस कर्ज पे लिए हुए घर को वो एक असेट समझ रहा था, उसकी कोई असेट वैल्यू ही नहीं थी उसके फाइनेंशियल इमरजेंसी में। ऐसा नहीं है कि सुरेश ने कोशिश नहीं की कि घर बेचकर वो अपने पिताजी का इलाज करा सके, लेकिन डिस्ट्रेस सेल में ना उसे घर की वो मार्केट प्राइस मिल रही थी जो वो सुनता था कि एक्चुअल में एप्रिसिएशन हो चुकी है, और ना ही बेचकर उतने पैसे ही मिल पाते जितना कि बैंक का लोन भरना था। ऐसा इसलिए कि बैंक ने इनिशियल कुछ सालों में इंटरेस्ट का मेजर कंपोनेंट ही कैलकुलेट किया था, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट का। सुरेश को समझ में आया उससे कितनी बड़ी गलती हुई है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, लेकिन यह समझ देर से आया। आज वो घर का भी ईएमआई भर रहा है और उस पर्सनल लोन का भी जो उसे इमरजेंसी में लेना पड़ा। अब देखते हैं केस स्टडी नंबर 3 मोहन का। इन्हें भी यही एडवाइस मिला था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना कोई फायदे का सौदा नहीं है,